मैं आपका सांस्कृतिक प्रधानमंत्री भारत धर्म, हे अंबेडकर रिवॉल्वर रखने वाले, हे फूले सैनिक शिक्षा लेने वाले और अहिंसा को ज़्यादा वीरता को पसंद करने वाले महात्मा गांधी और शिवाजी, लौट के आजा। देश में आज वीरों की कमी हो गई है, कायरों का बहुतायत हो गया है, दलालों का बहुतायत हो गया है। लौट के आजा मेरे मीर, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीर। मेरा सूना परारे संगीत, मेरा सूना परारे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीर। जी हाँ, आज लोकतंत्र खतरे में है क्योंकि सत्ता के स्वार्थी दलाल SC ST OBC के नेता वैसे लोगों के, ब्राह्मणवादियों के चंगुल में है और स्वार्थ से जुड़े हुए हैं, जो देश और समाज को रसातल में पहुंचाते रहे हैं और अभी भी पहुंचाएंगे। बरसे गगन मेरे बरसे नयन, देखो सकते हैं मन अब तो आजा। शीतल पवन ये लगाए अगन हो सजन, अब तो मुखरा दिखा जा। तूने भले रे निभाई थी, तूने भले रे निभाई थी, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीर, तुझे मेरे। जी हाँ, आज फूले फिल्म को रिलीज करने से रोका जा रहा है और देश में SC ST OBC के कायर नेता और झूठे अनुयायी, गद्दार, स्वार्थी, उसके लिए भी विरोध नहीं जता जा रहे हैं कि सत्य को कहने से, नैतिक सत्य को कहने से ब्राह्मणवादियों ने रोक रखा है। एक पल है हंसना, एक पल है रोना, कैसा है जीवन का खेला। एक पल है हंसना, एक पल है रोना, दुनिया है 2 दिन का मेला। ये घड़ी न जाएगी, ये घड़ी न जाएगी, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा अम्बेडकर, नेहरू और वल्लभ भाई, सुप्रीम कोर्ट को बचा ले, लोकतंत्र को बचा ले, क्योंकि CJI को भी। सत्ताएं सिर्फ ऑफिस में बैठ करके नहीं चलती हैं। हमारे पूर्वजों ने सत्ताएं सिर्फ बैठ के नहीं चलाई हैं। जमीन की हकीकत, जो कागज दिखाया था ना, वो कागज उनके दामाद का था। उपेंद्र कुलश्रेष्ठ, जिनका सोशल मीडिया, तो वो जो छोटे वाले थे ना, छोटे से साइज के चीफ जस्टिस, उनको भी लगा कि आज पूरा घुमा ही दूंगा मैं इसको। इधर जा, इधर जा, इधर जा, इधर जा। पूरा देश देख रहा है कि वो चीफ, और वो क्या कहते हैं, बताइए जज साहिबान कहां बैठ के फैसला देते हैं? यहां बैठ के देते हैं। यहां कैसा है, ये कैसा है? जब सब कुछ हो गया, उसके कदम तेज तेज थे और उनको छोटे थे कदम, उनके कदम छोटे छोटे थे हो गए, तो उनसे बोले, एक पर्चा निकाला, ये देखा है आपने? बस नमस्कार, पूरा हो गया। और जज साहब बाहर आए, जज साहब बोले, राम मंदिर पे फैसला 40 दिन में दूंगा। कुछ लोगों को समझ नहीं आया कि ये कौन सा इंजेक्शन लगा है। और फिर 40 दिन के बाद फैसला आया, राम मंदिर यहीं बनेगा, यही मंदिर है। मालूम है क्या था? सत्ताएं सिर्फ ऑफिस में बैठ करके नहीं चलती हैं। हमारे पूर्वजों ने सत्ताएं
सिर्फ बैठ के नहीं चलाई हैं, जमीन की हकीकत जो कागज दिखाए वो कागज उनके दामाद का था। उनके दामाद कहीं किसी राज्य सरकार में जज हैं जो करप्शन में फंसे हुए थे। और देखिए इसमें ईमानदार है वो, नहीं उसकी ईमानदारी बता रहा हूं, आप पहले से हंस रहे हो, वो ईमानदारी देखिए उसकी कितनी है। जैसे ही उन्होंने फैसला दे दिया, हम आप भारत माता की जय, हम सब खुशी खुशी घूम रहे थे, लेकिन पीछे का जो होमवर्क है वो नहीं पता किसी को। उसने फैसला देने के बाद निगाह गड़ा के रखी कि ये रिटायर किस दिन होने वाले हैं। वो जिस दिन रिटायर होके तेजी तेजी से बाहर आए और घर पे पहुंचे, वो ये जानता है मनुष्य मनुष्य है, उसमें लालच भी है, उसमें सब कुछ भी है, उसमें द्वेष भी है, उसमें बदला भी है। वो कोई खाली नहीं छोड़ता, पता नहीं कब बहक जाए, बहकने के तो पैसे लगते नहीं। वो घर पहुंचे, घर पहुंच के उन्होंने कोट टांगा, रिटायरमेंट समाप्त हो गया उनका। रिटायरमेंट के बाद जब वो घर पहुंचे तो एक आदमी पहुंचा और एक लिफाफा दिया उनको, सर ये आपके लिए। जब लिफाफा खोल के देखा तो लिफाफे पे लिखा हुआ था, भारत सरकार ने देश के राष्ट्रपति से ये आपका नाम प्रपोज किया है कि इस देश में जो 12 गणमान्य नागरिकों को राष्ट्रपति राज्यसभा में भेजते हैं उसमें आपका नाम भी नामित किया गया है। अब 6 साल तक मुंह बंद रहेगा। जय देव रत्न खच सुंदर मस्तकी भाड़ा सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्ना। शिवाजी महाराज का बहुत असर था। उन्होंने ही रायगढ़ जाकर पत्थर और पत्तियों के ढेर तले दबी शिवाजी महाराज की समाधि को खोजा था और उसकी मरम्मत करवाई थी। ज्योतिबा फुले ने विधवा पुनर्विवाह के लिए भी काफी काम किया। उन्होंने गर्भवती स्त्रियों के लिए केयर सेंटर शुरू किया जिसका नाम था बाल हत्या प्रतिबंधक गृह। अगला नंबर था विधवाओं को गंजा करने की कुप्रथा का, जिसका विरोध करते हुए फुले दंपत्ति ने नाइयों की हड़ताल कराई और इस प्रथा के खिलाफ जोर शोर से आवाज उठाई। पिछड़ों और महिलाओं के हक में आवाज उठाने के अलावा उन्होंने प्रशासनिक सुधार। इशारे की कठपुतली है जो नहीं चाहते कि मनुवाद और ब्राह्मणवाद से संघर्ष का एक शानदार अध्याय रुपहले पर्दे के जरिए जन जन तक पहुंचे हैं कि जो लड़कियां हैं अगर वो पढ़ लेंगी तो उनका पति कम उम्र में मर जाएगा, इसलिए पढ़ना नहीं चाहिए। और बालिका जो शिक्षा थी उसके वो भयंकर खिलाफ थे। लड़कियों को पढ़ाना अपने आप में एक बुरा और पाप मानते थे। आज हम जो भी कहें बेटी, ब्राह्मण रक्षा मंच एक बृहद कार्यक्रम बनाने जा रहा है जिस पर इस तरह के कुकृत्य करने वालों को ठीक से इलाज किया जाए। खुद राहुल गांधी। दोस्तों एक ऐसा दौर जब काफ़ी रियासतें जीत गए और रियासतें जीतने के बाद जब उन्होंने अपने आप को वहाँ की राजगद्दी पे बैठने का क्रम किया, जब उनका राज तिलक होना था, तो ऐसे पराक्रमी राजा का राज तिलक करने से, ऐसा लिखा गया इतिहास में, महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मणों ने इनकार कर दिया था कि ये आदमी शूद्र है। जो क्षत्रिय नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, वैश्य नहीं है, वो शूद्र है, वो भोसले थे। और उसके कारण काफ़ी हद तक उनको परेशानी झेलनी पड़ी। आखिर में काशी से एक पंडित जी को बुलाया गया, उनका नाम गंगा भट्ट था। और जब गंगा भट्ट काशी से आए, उन्होंने शिवाजी महाराज का राज तिलक किया, लेकिन उसमें भी उन्होंने कहा कि भाई देखिए, मैं ब्राह्मण हूँ, शूद्र का स्थान चरणों में होता है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो राज तिलक हुआ, वो ख़ास तौर पे काशी से एक ब्राह्मण को बुलाना पड़ा, गंगा भट्ट को, और उन्होंने पैर के अंगूठे से उनका राज तिलक किया, उनका राज्याभिषेक किया। उनको हाथ से छुआ नहीं क्योंकि वो शूद्र थे। ये ब्राह्मणवाद है जिसने आज हिंदू के साथ भेदभाव किया था। साहू जी महाराज जो शिवाजी महाराज के पोते थे, जिन्होंने शिवाजी महाराज के राज्य को काफ़ी बढ़ाया, उनको भी इस तरह का अपमानजनक व्यवहार झेलना पड़ा। साहू जी महाराज जब बाणगंगा में स्नान करने जाते थे तो उनका कुल पुरोहित जो है वो इसलिए कि ये शूद्र हैं, वैदिक मंत्रों का उपचार नहीं करता था, वो पुराण के मंत्र पढ़ने लगता था। और इससे वो इतने नाराज़ हो गए कि उन्होंने कहा कि गैर क्षत्रिय होने के कारण पुराण के मंत्र मुझे सुना रहा है, वैदिक मंत्र नहीं सुना रहा है, क्योंकि इसको लगता है मैं शूद्र हूँ, मैं ऐसे मंत्रों को चुन लूँगा। तो उन्होंने घोषणा कर दी कि आज से मेरे राज्य में प्रजापति जाति के लोग ही पुरोहित होंगे। बचा दिया।
रामगिरी में उन्होंने लिखा कि ब्राह्मण कहते हैं कि वो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, तो क्या ब्रह्मा के मुख में गर्भ था? ऐसे सवालों ने सवर्ण समाज की नींव हिला दी। ये दास प्रथा राहुल गांधी का बयान है, जो नेता प्रतिपक्ष हैं। वो लिखते हैं कि बीजेपी आरएसएस के नेता एक तरफ फुले जी को दिखावटी नमन करते हैं और दूसरी तरफ उनके जीवन पर बनी फिल्म को सेंसर कर रहे हैं। महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले जी ने जातिवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरा जीवन समर्पित कर दिया, मगर सरकार उस संघर्ष और उसके ऐतिहासिक तथ्यों को पर्दे पर आने देना नहीं चाहती। बीजेपी आरएसएस हर कदम पर दलित बहुजन इतिहास मिटाना चाहती है ताकि जातीय भेदभाव और अन्याय की असली सच्चाई सामने न आने। पिछड़ा होने का मतलब होता था नंबूदरी, ब्राह्मण, नायर जैसे सवर्णों से आपको 32 फीट की दूरी रखनी होती थी। इसे हाल देखिए, रास्ते एक थे लेकिन लोग नहीं। पिछड़ों को रास्ते में चलते हुए ये ध्यान रखना होता था कि किसी ऊंची जाति वाले पर परछाई ना पड़ जाए। दिन का वो समय जब परछाई लंबी होती थी, तब सड़क पर चलने का मतलब था मौत को बुलावा देना। ऐसे में पिछड़ों को इस समय सड़क से दूर होकर बैठना पड़ता था। अछूतों को आदेश था कि अपनी कलाई में या गले में काला धागा बांधे ताकि हिंदू इन्हें भूल से भी ना छुएं। कमर में झाड़ू बांध कर चलें ताकि इनके पैरों के निशान झाड़ू से मिट जाएं और कोई हिंदू इनके पद चिन्हों पर पैर रखकर अपवित्र ना हो जाए। वहां अगर मुंह थूक से भर जाए तो थूकने के लिए मिट्टी के किसी एक बर्तन को रखना पड़ता था। नकलें देखकर शर्मिंदा है, इतने ज्यादा शर्मिंदा है कि इस बारे में बात ही नहीं कर पा रहे। इंडिया में कास्ट सिस्टम खत्म कर दिया है, उसी आधार पर संतोष भी इंडिया में रिलीज नहीं हुई। अब ब्राह्मण को दिक्कत हो रही है फूले से। भैया, जब कास्ट सिस्टम ही नहीं है तो काहे का ब्राह्मण? कौन हो आप? आपकी क्यों से लग रही है? जब कास्ट सिस्टम था ही नहीं तो ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई क्यों थे? अनुराग नहीं, क्योंकि पीएम मोदी जिनके हिसाब से इंडिया में कास्ट सिस्टम नहीं है। यह सब लोग मिलकर सबको बेवकूफ बना रहे हो। कर लो, इंडिया में जातिवाद है या नहीं? लोग बेवकूफ नहीं है। पिछले दिन माफी है, ब्राह्मण लोग औरतों को बख्श दो, इतना संस्कार तो शास्त्रों में भी है। हाँ, सिर्फ मनुवाद में नहीं है। आप से ब्राह्मण हो तय कर लो, बाकी मेरी तरफ से ये माफी है। प्रेस क्लब के गेट पर एक पोस्टर चिपका दिया गया कि इस फिल्म का बायकॉट करो। ये उस देश में हो रहा है जिस देश में केरला स्टोरी सुपरहिट कराने की कोशिश की जाएगी, कश्मीर फाइल बनाई जाएगी, प्रोपोगंडा पूरे देश में किया जाएगा। और छावा का सीन तो अभी कुछ दिन पहले गुजरा। ऐसी फिल्में जो उत्तेजना पैदा करें, आज के समय की राजनीति को प्रभावित करें, आज के समय में हिंसा को प्रोत्साहित करें, ऐसी फिल्में केवल रिलीज ही नहीं हो रही हैं, उनको इतना प्रचार प्रसार मिल रहा है जिससे किसी की भावना आहत नहीं होती। और इन दिनों तो छावा की धूम मची हुई थी। उसको लखनऊ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस बात का विरोध प्रदर्शन किया कि ज्योतिबा फूले पर बनी फिल्म को लेकर के ब्राह्मण समाज के बीच इतना आक्रोश किस बात का है? क्या ऐसा ज्योतिबा फूले के जीवन में हुआ नहीं जो फिल्म में दिखाया जा रहा था? शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल सबने अपनी कुर्बानी दी इस आशा और विश्वास के साथ कि हमारा देश एक दिन सबसे विकसित होकर, खुशहाल होकर, महाशक्ति बनकर दुनिया में आत्मसम्मान के साथ जिएगा। लेकिन आज देख लीजिए, कार्यपालिका, उपराष्ट्रपति धनकर, सीजीआई सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगा रहे हैं, कोई ये विधायिका पर लगा रहा है और आपस में लड़कर और नफरत का वातावरण फैला करके इस देश को बैक गियर में ले जा रहा है। हे महासपूतों, अम्बेडकर, वल्लभ नेहरू लौटो। तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, मेरा सुना परारे संगीत, मेरा सुना परारे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत। जो भी
देश के बुद्धिजीवी देशभक्त हैं, आज वो रो रहे हैं कि हे महासपूतों, तुमने कुर्बानियां दी, तुम्हारी कुर्बानी व्यर्थ में जा रही है। सुप्रीम कोर्ट को ब्लैकमेल कर करके अपने हित में, अपने एक्चुअली कट्टरपंथी हित में उससे जबरदस्ती फैसला लिया जा रहा है। बरसे गगन मेरे बरसे नयन, देखो तरते हैं मन, अब तो आजा। शीतल पवन ये लगाए अगन हो सजन, अब तो मुखरा दिखा जा। तूने भले रे निभाई थी, तूने भले रे निभाई थी, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत। यहाँ दुनिया 2 दिन का मेला है। एक्चुअली इन गद्दारों ने, दलालों ने इस देश को पुनः रसातल की ओर ले जाना शुरू किया है। बचाइए देश को। हे महासपूतों, अम्बेडकर की तरह आप भी शक्तिशाली बनिए, लिखिए, निडर बनिए। मरना तो है, रिवॉल्वर वाला लाइसेंस ही रखिए। एक पल है हंसना, एक पल है रोना, कैसा है जीवन का खेला। एक पल है मिलना, एक पल बिछड़ना, दुनिया है 2 दिन का मेला। ये घड़ी न जाएगी, ये घड़ी न जाएगी, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे गीत, मुझे मेरे गीत बुलाते हैं। जी हाँ, आप फूले की तरह सैनिक शिक्षा लीजिए। चेक एंड बैलेंस वो संतुलित नहीं रहा है, जिसके कारण मेरा देश बटा था मुस्लिम लीग हिंदू महासभा के आपसी टकराव में। लेकिन मैं ऐसा करूंगा कि हर पद का रोटेशनल वाइज, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, सभी धर्मों को उसमें रोटेशनल आरक्षण दूंगा। सर, दूसरा प्रश्न है, बनकर समाज के लिए नया क्या करेंगे आप? जी हाँ, समाज विस्तृत रूप से अपनी किताब में नेकेड शक्ति में, जो आपको दिख रहा होगा, ये 2004 में ही वर्ल्ड बुक फेयर में राष्ट्रपति कलाम साहब को, अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर साहब को, विपक्ष की नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी अमेठी में दे चुका हूँ और दिल्ली के सभी बुक स्टोर्स पर ये उपलब्ध है, जिसको पढ़ने के बाद एक्चुअली ये डीलिंग इन हायर हिस्ट्री, एक्सक्लूसिव हायर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, जूलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, सेक्सोलॉजी, सुसाइडोलॉजी, थियोलॉजी, पॉलिटिक्स, एस्से, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स, इसको पढ़ करके लोग विद्वान ही नहीं बनते, डिप्लोमेट भी बनते हैं। एक्चुअली आडवाणी जी को भी मैंने वर्ल्ड बुक फेयर में हाथ में दिया था, लेकिन उन्होंने 15 मिनट में लौटा दिया। फिर देखिए कैसे मोदी जी ने उनको गच्चा दे दिया। एक्चुअली सारे लोगों का विकास हो, सबका विकास हो, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ ठगने के लिए कहूँ। एक्चुअली बिहार में जिस तरह से जातीय आरक्षण, महिलाओं को आरक्षण रोटेशनल वाइज सभी पदों में है, उसी तरह से मैं चाहूँगा कि सारे पदों पर, खास करके जो उच्चतम है, कंट्रोलिंग पावर का है, उसमें मैं सभी धर्मों को और जातियों को रोटेशनल 50% सभी में महिलाओं को आरक्षण दूंगा। बरसे गगन मेरे बरसे नयन, देखो तरते हैं मन, अब तो आजा। शीतल पवन ये लगाए अगन हो सजन, अब तो मुखरा दिखा जा। तूने भले रे निभाई थी, तूने भले रे निभाई थी, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत। यहाँ दुनिया 2 दिन का मेला है। एक्चुअली इन गद्दारों ने, दलालों ने इस देश को पुनः रसातल की ओर ले जाना शुरू किया है। बचाइए देश को। हे महासपूतों, अम्बेडकर की तरह आप भी शक्तिशाली बनिए, लिखिए, निडर बनिए। मरना तो है, रिवॉल्वर वाला लाइसेंस ही रखिए। एक पल है हंसना, एक पल है रोना, कैसा है जीवन का खेला। एक पल है मिलना, एक पल
का मेला, ये घड़ी न जाएगी, ये घड़ी न जाएगी, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे गीत, मुझे मेरे गीत बुलाते हैं। जी हाँ, आप फूले की तरह सैनिक शिक्षा लीजिए। दोस्तों, शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल सबने अपनी कुर्बानी दी इस आशा और विश्वास के साथ कि हमारा देश एक दिन सबसे विकसित होकर, खुशहाल होकर, महाशक्ति बनकर दुनिया में आत्मसम्मान के साथ जिएगा। लेकिन आज देख लीजिए, कार्यपालिका, उपराष्ट्रपति धनकर, CGI सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगा रहे हैं, कोई ये विधायिका पर लगा रहा है और आपस में लड़कर और नफरत का वातावरण फैला करके इस देश को बैक गियर में ले जा रहा है। हे महासपूतों, अम्बेडकर, वल्लभ नेहरू लौटो। नहीं जानते हैं सही ढंग से तो आप हमेशा हारेंगे और हारेंगे तो गुलाम बनेंगे। तो सबसे पहली बात कि सबको पढ़ना लिखना चाहिए, सबको लड़ने की कला सीखनी चाहिए। अभी हमने नेता बताया कि भारत हमेशा आप्रवासियों से हारते रहा, कारण कि लड़ाई के टेक्नोलॉजी में हमेशा पीछे रहा और जो हारा वो गुलाम बन गया, सारा गुण उसका खत्म हो जाता है। और इसके बाद आपको पहले वो लिखा करते थे जय माँ भवानी, जय भवानी का मतलब शक्ति का प्रतीक है, और वो रिवॉल्वर लेके चलते थे। और जब एक बार बोल देते थे कि मैं आऊंगा तो लोग कितना भी धमकी देते थे कि आप आओगे तो मुर्गा, जैसे अभी तो शक्ति भूलने जो लोग, उनको जो है कई बार कहा गया कि आप यहाँ आएंगे तो मारेंगे, मार देंगे। रिवॉल्वर लिए, मार्शल लिए और गए, कहे कि हम जब वादा किए हैं तो मरने से आदमी कल तो मरेंगे, तो मरने से डरना क्या है, ये भावना सब में भरना पड़े। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो को जीवन देता